प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत मुख्य तथ्यों की जानकारी आपने क्या सीखा का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। चित्र 5.7। चित्र 5.7 में कोशिका के समसूत्री विभाजन का चित्र दिया गया है। इसमें मातृ कोशिका गुणसूत्र को दर्शाया गया है। मातृ कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं जो पुनः वृद्धि कर एक कोशिका का रूप ले लेता है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। चित्र संख्या 5.8। चित्र संख्या 5.8 में अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाया गया है। इसमें कोशिकाएं 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। नई कोशिकाओं को मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है? अब हम लोग अध्याय के अंत में आपने क्या सीखा के अंतर्गत मुख्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प प्रासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटी में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ER यानी अंतर्द्रव्यी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है।
यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। इनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अब हम लोग प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। उत्तर, पादप कोशिका पहला कॉलम में और दूसरा कॉलम में है जंतु कोशिका। पहला, पादप कोशिका प्रायः जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है। जंतु कोशिका प्रायः छोटे आकार की होती है। दूसरा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तीसरा, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। चौथा, पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। पांचवा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। छठा, पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल मध्य में होते हैं। सातवां, पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं। आठवां, पादप कोशिका में उपकरण अलग अलग इकाइयों डिक्टियोसोम्स का बना हुआ होता है। जंतु कोशिका एक ही गाल्जी उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। प्रश्न संख्या 2, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? उत्तर, पहला कॉलम में प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा कॉलम में यूकैरियोटिक कोशिका है। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रायः छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः बड़ा 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होते हैं। तीसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। चौथा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगत अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी उपकरण आदि उपस्थित होते हैं। पांचवा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट होता है जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। छठा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 3, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिकांग लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम अपनी ही
कोशिकाओं को पाचित कर लेंगे। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे। अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? उत्तर, यदि कोशिका में गाल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा। दूसरा, गाल्जी उपकरण के बिना ER अर्थात अंतर्द्रवीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। तीसरा, गाल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन, स्टोरेज, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन तथा बंद करना, पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 5, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। छठा, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर, पहला, लिपिड चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका ACR में लिपिड का संश्लेषण होता है। दूसरा, प्रोटीन खुरदुरी अंतर्द्रवीय जालिका RER पर लगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रश्न 7, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्तर, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ इसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कुटपाद से घेर लेता है। यह एक प्याली नुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है। भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जिसका पाचन नहीं होता वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण के चित्र को यहाँ दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 8, प्रासरण क्या है? उत्तर, प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली सेमी परमीबल मेम्ब्रेन द्वारा उच्च जल की सांद्रता शुद्ध जल या तनु विलयन से निम्न जल की सांद्रता सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो। इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप A को खाली रखो। B, कप B में 1 चम्मच चीनी डालो। C, कप C में 1 चम्मच नमक डालो तथा D, उबले आलू से बनाए गए कप D में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। पहला, B तथा C खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। दूसरा, A, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा, A तथा D, आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। उत्तर,
यहाँ चित्र में इस प्रयोग को दर्शाया गया है। अब हम लोग इसका उत्तर पढ़ते हैं। पहला, प्रसरण के कारण बी और सी कप में जल एकत्रित हो जाता है क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं और जल प्रसरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है। यह एक अल्प प्रसरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, परंतु जब कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा बहिष्प्रसरण के कारण होता है। दूसरा, आलू ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती। तीसरा, आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा बाहर जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था, अतः यह एक समप्रसरण की स्थिति थी। प्रसरण के लिए सांद्रता में होना आवश्यक होता है। कप डी उबले आलू का था जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकी क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिका मृत हो जाती है तथा इसकी झिल्ली की पारगम्यता खत्म हो जाती है। प्रश्न उत्तर पृष्ठ का इमेज यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें जिससे कि नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके। प्रिय विद्यार्थी, यह शैक्षिक वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और आपका कोई खर्च नहीं होता। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोस नियमित रूप से आपको प्राप्त हो सके।